वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही मकसद है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट फियर एंड एज यू ऑल नो टू रिमूव दिस फियर वी हैव टू इंक्रीज आवर एफर्ट्स। और इसी एफर्ट्स की श्रृंखला में फ़िलहाल हम लोग ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और हमारे आज का टॉपिक है लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन और मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं। तीनों में ही मेरा प्रीलिम्स आसानी से क्रैक हो गया और इसी कारण से मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों की यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में स्पेशली एंड इन जनरल यूपीएससी एग्जामिनेशन में हेल्प करनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। दोस्तों, आपको पता है कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है? कास्ट टोपोग्राफी वहाँ पर होता है जहाँ लाइमस्टोन और डोलोमाइट टाइप के पानी में जो घुलनशील सॉल्यूबल स्टोन होते हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और प्लस में खूब सारा अंडरग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, चलिए पहला क्या है? सब सरफेस स्ट्रेटा मेड अप ऑफ इम्परमिएबल वाटर सोल्यूबल रॉक्स। दोस्तों, अगर इम्परमिएबल रॉक होगा तो पानी अंदर रिसेगा ही नहीं, पानी अंदर रिसेगा ही नहीं तो वेदरिंग और इरोजन की फिनोमेना जिसके कारण से हमें कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलेगी वो होगी नहीं। तो इसलिए रॉक कैसा होना चाहिए? परमिएबल होना चाहिए, ना कि इम्परमिएबल। तो फर्स्ट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। फिर देखिए मॉडरेट टू अबंडेंट रेनफॉल फॉर केमिकल वेदरिंग। बिल्कुल दोस्तों, पानी की अवेलेबिलिटी हमें चाहिए। ठीक है, पानी की ठीक ठाक मात्रा में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि जो वेदरिंग एंड इरोजन का काम है वो हो सके। तो सेकंड इज राइट। फिर देखिए थिनली बेडेड एंड हाईली फ्रैक्चर्ड क्रैक्ड रॉक स्ट्रेटा। तो ये जो फ्रैक्चर्ड एंड क्रैक्ड रॉक स्ट्रेटा है दोस्तों, ये क्या करेगा? ये पानी को अंदर रिसने देगा और ये पानी जब अंदर जाएगा तभी आपका जो है ये होगा दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, वेदरिंग होगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए थर्ड इज राइट। फोर्थ देखिए अ वेरी हाई लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ वाटर रहेगा, ग्राउंड वाटर रहेगा तो पानी क्या होगा? वहाँ पर जमा हो जाएगा। हमें ऐसा ग्राउंड वाटर टेबल चाहिए कि पानी ऊपर से नीचे जाए। ठीक है, ऊपर से पानी नीचे जाए और फिर वो वेदरिंग इरोजन का काम करे और पानी आगे बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन पानी जब बहुत ज़्यादा हाई रहेगी तो ये पानी क्या रहेगा? यहाँ जमा रहेगा। जमा पानी से दोस्तों वेदरिंग एंड इरोजन नहीं होगा, मूविंग वाटर हम लोग को चाहिए। तो मूविंग ग्राउंड वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ इज एक्चुअली इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? 2 एंड 3 ओनली, यानी ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए ये कास्ट टोपोग्राफी। आइए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। तो यहाँ फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स है और पूछ रहा है इनमें से विच ऑफ द एबव लैंडफॉर्म्स आर डिपोजिशनल इन नेचर। इसमें से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मैं आपको एक ये बताऊंगा, आप हमेशा फ्लूवियल इरोजन, एयोलियन इरोजन, ग्लेशियल इरोजन, इन सब में इस टाइप की 2 कैटेगरी बना लीजिए। ठीक है, यानी इरोजनल और डिपोजिशनल। जैसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ फ्लूवियल ये में जो एलुवियल फैंस है ये एक टाइप का क्या है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। और डेल्टा जो है ये भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। एलुवियल फैंस कहाँ पर बनते हैं? जब पानी बहुत ऊपर हाइट से अचानक नीचे गिरता है तो जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर ये छोड़ देता है। ठीक है, तो ये है एलुवियल फैंस। और डेल्टा कहाँ पर बनाता है? पानी जब नदी जब समुद्र में मिलने वाला होता है, यानी रिवर माउथ पर, जो अभी तक वो सैंड सिल्ट और क्ले लेकर के आया हुआ होता है उसको वहीं पर वो डिपॉजिट कर देता है और इसको बोलते हैं डेल्टा।
फिर देखिए पॉट होल्स दोस्तों, पॉट होल्स क्या है? पॉट होल्स एक तरीके का, जैसे ये पत्थर में हो गया इस टाइप का सिलिंड्रिकल गड्ढा है दोस्तों। तो ये डिपोजिशनल तो नहीं हो सकता, ये तो क्या इरोजनल है, तो वन तो नहीं होगा। उस तरह से पेयर्ड रिवर टेरेसेस ये भी क्या है, इरोजनल है, ना कि डिपोजिशनल है। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना 2 का, ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 4 ओनली। आप कुछ नहीं करिए, तो आप बस ना आपको कीवर्ड्स याद होना चाहिए कि कौन से इरोजनल है और कौन से डिपोजिशनल है। जैसे ये जो लैंडफॉर्म्स वाला टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। मैं सच बताऊं तो मुझे आज भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, बट मुझे बस जनरली ये आइडिया रहता है कि कौन सा ग्लेशियल इरोजन है, कौन सा फ्लूवियल इरोजन है और कौन सा एओलियन इरोजन है। ठीक है, बस इतना मैं याद करके रखा हूँ, और ज़्यादातर आंसर भी हम लोग उसी आधार पर सॉल्व करेंगे आज। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग, और यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द एबव फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ ए लैंड फॉर्म। तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो कि लैंड फॉर्म के इवोल्यूशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ओवरलैंड फ्लो ऑफ वाटर, बिल्कुल जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इरोजन, वेदरिंग ये सब करेगा, तो ये लैंड फॉर्म के इवोल्यूशन में हेल्प करेगा। वेजिटेशन कवर, ये भी क्या कर सकता है, इरोजन के रेट को घटा सकता है, तो ये भी एक टाइप से लैंड फॉर्म के इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है। फिर एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से क्या हो सकता है, वेदरिंग हो सकता है, इरोजन हो सकता है, तो दिस इज राइट। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जैसा रॉक होता है वैसा ही वहाँ पर क्या बनेगी, वही वैसा ही वहाँ पर सॉइल भी बनेगी। प्लस अगर रॉक बहुत हार्ड है तो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस स्लो होगा, एंड रॉक बहुत सॉफ्ट है तो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ही ईजी होगा, तो फोर्थ इज ऑल्सो राइट। फिर देखिए लॉन्ग टर्म चेंजेज इन द क्लाइमेट, क्लाइमेटिक चेंज से भी लैंड फॉर्म चेंज हो सकता है दोस्तों, तो फिफ्थ इज ऑल्सो राइट। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है, बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सो देख लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ ग्लेशिएशन। तो इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है जो प्रोसेस ऑफ ग्लेशिएशन से रिलेटेड है। आप सबसे पहले इस कीवर्ड को देखिए, इंसलबर्ग, ये आता है एओलियन इरोजन में, इसको काट ही दीजिए, इसको काट दिए, इसको काट दिए। ठीक है, अब देखिए, अब थर्ड नंबर देखिए, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है। थर्ड नंबर देखिए, प्लकिंग ऑफ इंडिविजुअल पीसेस ऑफ बेड रॉक। ये प्लकिंग ऑफ इंडिविजुअल पीसेस ऑफ बेड रॉक, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको दिखाई देगा मोरैंस में। ठीक है, जिसको कि कश्मीर में इसका लोकल नेम है मोरैंस का करेवा फॉर्मेशन, और यहीं पर क्या होता है आपका सैफ्रॉन की खेती होती है। ठीक है, जिसको हम लोग जाफरान बोलते हैं, जाफरान। ठीक है, तो खैर, तो थर्ड एक्चुअली ग्लेशिएशन से रिलेटेड है, बाकी हैंगिंग वैलीज भी रिलेटेड है और 1 भी रिलेटेड है, तो 1 और 2 तो कॉमन ही था। 4 हटाने के बाद जो दोनों ऑप्शन बचे थे उसमें 1 और 2 कॉमन ही था, बट थर्ड हम लोग को पता है, ये प्लकिंग वगैरह देखने के लिए मिलता है हम लोग को मोरैंस में, मोरैंस ग्लेशिएशन से रिलेटेड है, तो हमारा तीनों ही ऑप्शन हो गया। यू शेप वैल्यू भी ग्लेशियल इरोजन से रिलेटेड है, और हैंगिंग वैलीज भी उसी से रिलेटेड है, तो बस राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, 1 2 एंड 3। देखिए दोस्तों, ये है यू शेप वैली, ठीक है, पूरा यू के जैसा है, और ये है आपकी हैंगिंग वैली। देखिए पानी यहाँ से सीधे नीचे गिर रहा है, तो ये क्या है, एक हैंगिंग वैली की तरह है। फिर देखिए बाकी प्लकिंग भी जो है रिलेटेड टू है आपका ग्लेशिएशन से, लेकिन जो इंसेलबर्ग्स है दोस्तों, बस इंसेलबर्ग ये आपका डेजर्ट्स में, ठीक है, एकदम ये विंड इरोजन से रिलेटेड है इंसेलबर्ग। ठीक है, अगेन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। देखिए ये फीचर्स दिए हुए, क्रीक्स, सर्क, वर्चन्स और ऑक्सबाउ लेक्स। ठीक है, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर टू द अरबियन सी वाया द थार डेजर्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स विल यू इनकाउंटर द एवर फीचर्स। ठीक है,
तो सबसे पहली तो बात यह है कि हम लोग गंगोत्री ग्लेशियर से आ रहे हैं, तो सबसे पहले ग्लेशियल जो लैंडफॉर्म है वो देखने के लिए मिलेगा। इनमें से ग्लेशियल लैंडफॉर्म कौन सा है? क्रीक्स नहीं है, सर्क है, सर्क जिसको कौरी भी बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या देखने के लिए मिलेगा? टू देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद अब जैसे ग्लेशियर के बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे? नदी में आ जाएंगे। तो नदी में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ऑक्सबाउ लेक्स। टू के बाद क्या देखने को मिलेगा? फोर देखने को मिलेगा। फिर हम लोग जैसे कहाँ जा रहे हैं? हम लोग थार डेजर्ट में जा रहे हैं दोस्तों। तो फिर बीच में हम लोग को राजस्थान वगैरह का ये डेजर्ट मिलेगा, या थार डेजर्ट भी हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? डेजर्ट वाला लैंडफॉर्म मिलेगा, ये बर्चन्स, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम लोग को जाना है अरबियन सी तक जाना है, ठीक है। तो अरबियन सी के पास हम लोग को कोस्टल लैंडफॉर्म मिलेगा। कोस्टल लैंडफॉर्म वन है, क्रीक है, क्रीक एक कोस्टल लैंडफॉर्म है। तो आपको बस इतना पता हो ना कि सर्क एक ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, ऑक्सबाउ लेक एक रिवर लैंडफॉर्म है, बर्चन्स एक डेजर्ट लैंडफॉर्म है, और क्रीक्स एक कोस्टल लैंडफॉर्म है। तो आप सीधे इसको आंसर मार सकते हैं 2, 4, 3 एंड 1, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली दोस्तों जो क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं यूपीएससी पूछ ही देते हैं कभी ना कभी, तो देख लीजिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वुड यू ट्रैवल टू इन ऑर्डर टू सी एस्कर्स एंड रोचे मुटोनी, ठीक है। अब ये एस्कर्स एंड रोचे मुटोनी क्या है? बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। इसमें से कि जो एस्कर है वो डिपोजिशनल है, और रोचे म्यूटोनी जो है वो इरोजनल है, ठीक है। तो ग्लेशियल डिपोजिशन से बनेगा एस्कर्स और ग्लेशियल इरोजन से बनेगा रोसे म्यूटोनी, ठीक है। ऐसे आपको अगर ये सब नहीं पता हो तो एस्कर्स नेम से आपको थोड़ा बहुत फील होना चाहिए कि ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म की ही बात हो रही है। और ग्लेशियल लैंडफॉर्म से सीधे फिर आपको यहाँ वहाँ चले जाना है जहाँ पर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिले। जैसे कॉन्गो जो है दोस्तों, ये एक कैसी कंट्री है? ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पर ग्लेशियर भूल जाइए। फिर देखिए मॉरिशियस दोस्तों, मॉरिशियस एक टाइप का क्या है? मॉरिशियस आइलैंड है और ये भी ट्रॉपिकल आइलैंड है दोस्तों, ठीक है। मॉरिशियस आइलैंड है और ट्रॉपिकल आइलैंड है। यमन क्या है? यमन एक टाइप का रेगिस्तान ही है, यहाँ पे आपको बहुत सारा वो सब मिलता है, मतलब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। बचा एक स्कॉटलैंड, यहीं पर ग्लेशियर की कोई भी संभावना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी, स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल लॉजिक है, मतलब मैं सभी को एक्सप्लेन भी करना जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि कॉन्गो में नहीं मिलेगा, मतलब ये ग्लेशियर्स नहीं मिलेंगे, मॉरिशियस में नहीं मिलेंगे, मॉरिशियस अफ्रीकन कंट्री है और वो भी आइलैंड कंट्री है, ठीक है। और यमन में नहीं मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे? स्कॉटलैंड में मिलेंगे। चलो यार देख लो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7th पर आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। तो ये प्रोसेस है, जैसे एट्रीशन है, एब्लेशन है, डिफ्लेशन है, एब्रेशन है, ठीक है। और इसमें से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन टू बोथ एयोलियन एंड फ्लूवियल इरोजनल साइकिल्स। तो दोस्तों एट्रीशन सबसे पहले क्या होता है ये समझिए। एट्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको रॉक कोलिजन्स देखने के लिए मिलेगा और रॉक ट्रांसपोर्टेशन देखने के लिए मिलेगा, मतलब पत्थर आपस में टकराएंगे और पत्थर ट्रांसपोर्ट भी होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपका एयर और वाटर दोनों कर सकती है, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ पर आ जाइए अब आप। एब्रेशन, एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन का हिंदी मतलब मीनिंग होता है जैसे आपके हाथ पैर वगैरह में भी एब्रेशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं छिल जाना। जैसे आपका
हाथ की जो स्किन जो होती है वो छिल जाती है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के कारण होता है दोस्तों, और ये फ्रिक्शन भी एयर एंड वाटर दोनों के कारण हो सकता है। ठीक है, बाकी ये जो आपका डिफ्लेशन है ये ओनली विंड के कारण होता है दोस्तों। और एब्लेशन है दोस्तों, बेसिकली ये ग्लेशियल प्रोसेस है, तो इसका एयर और वाटर दोनों से लेना देना नहीं है, बट अगर कहेंगे ग्लेशियर को वाटर मान भी ले तो एयर से तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एट्रीशन एयर वाटर दोनों से हो सकता है, एब्रेशन एयर वाटर दोनों से हो सकता है, डिफ्लेशन एक ये विंड इरोजन प्रोसेस है सिंपल। और एब्लेशन का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा चीज़ पानी जमा है मान लो, या ये रॉक जमा है, या आइस जमा है, ठीक है। ये जो जमा है यहाँ पर, इसका यहाँ से बस निकल जाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्लेशन, ठीक है। ये विंड से नहीं होगा, बस इतना ध्यान में रखिए, एब्लेशन प्रोसेस विंड से नहीं होगा। तो खैर 2 और 3 काट दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इन ग्लेशियोलॉजी एंड मीटियोरोलॉजी एब्लेशन द अपोजिट ऑफ एक्यूमुलेशन, जैसे किसी चीज़ का जमा होना जो है उसका अपोजिट है एब्लेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये एक ग्लेशियल प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है। फिर डिफ्लेशन देखिए, डिफ्लेशन का मतलब होता है इरोजन बाय विंड, डिफ्लेशन का मतलब ही है इरोजन बाय विंड, तो ये विंड के द्वारा ही होगा। लेकिन एब्रेशन एक प्रोसेस है, अकर्स व्हेन मटेरियल बीइंग ट्रांसपोर्टेड वियर्स अवे एट ए सरफेस ओवर टाइम, ये प्रोसेस का नाम है, और इस प्रोसेस को कॉज कर सकता है विंड एंड वाटर दोनों, ठीक है। सिमिलरली एट्रेशन जो प्रोसेस है, इरोजन दैट अकर्स ड्यूरिंग रॉक कोलिजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और ये भी आपका वाटर के द्वारा भी हो सकता है और विंड के द्वारा भी हो सकता है। जस्ट रिमेंबर दिस मच एंड दिस इज गुड टू गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। देखिए, लैंड फॉर्म का चैप्टर, अगर आपको बहुत सारे टर्म्स नहीं पता हैं तो फिर बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, बट अगर डिफिकल्ट भी है तो एटलीस्ट मेरे साथ पूरा एक बार ही देखिए, और फिर एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होने लगेगी। फिर देखिए, सम रिवर्स इन इंडिया आर एंटीसीडेंट इन नेचर, एंटीसीडेंट उनको बोलते हैं जिनका रास्ता चेंज नहीं हुआ है। तो सम रिवर्स, ऑब्वियसली सम रिवर्स आर एंटीसीडेंट, जैसे कि गंगा, ठीक है, इंडस, ये सब क्या है एंटीसीडेंट रिवर्स हैं दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए, ऑल स्टैलेक्टाइट्स फाउंड इन नेचुरली इन इंडिया आर लोकेटेड इन मेघालय। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्माइट, पिलर, कॉलम, ये सब क्या है, ये सब कास्ट टोपोग्राफी है दोस्तों। और कास्ट टोपोग्राफी इंडिया में कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है मेघालय में, एंड मेघालय में भी माओ, देखिए माओ मुलुह केव, माओ मुलुह केव में पाई जाती है। लेकिन क्या सिर्फ यहाँ पर पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक्चुअली कुछ कास्ट टोपोग्राफी आपकी आंध्र प्रदेश बेलन केव में भी पाई जाती है, बेलन केव, बेलन केव आंध्रा, यहाँ पर भी कुछ कास्ट टोपोग्राफी पाई जाती है। तो ऑल स्टेलेक्टाइट्स, वैसे भी जनरली बोला जाता है कि इस टाइप के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हटा देना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए थर्ड स्टेटमेंट देखिए कि सम पोर्शन ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज नाउ सबमर्ज्ड, बिल्कुल इंडियन कोस्ट लाइन में हमें दोनों का एग्जांपल मिलता है, इमर्ज कोस्ट लाइन का भी एग्जांपल मिलता है, ठीक है, और सबमर्ज्ड कोस्ट लाइन का भी एग्जांपल मिलता है दोस्तों। तो बेसिकली जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, देखिए फर्स्ट तो राइट है, सेकेंड रॉन्ग है, फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग। देखिए अब देखिए, जो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है इमरजेंस। इमरजेंस कैसे होगा, या तो जमीन ऊपर आ जाएगी या फिर जो समुद्र है वो नीचे चला जाएगा, दो चीज़ हो सकता है। तो ये होता है इमरजेंस। जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर आपको इमरजेंस और सबमर्जेंस दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो वेस्ट कोस्ट है, इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है, यानी मान लो इसको आधा आधा बांट लो, तो इसका ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है सबमर्जेंस, और जो साउदर्न पोर्शन है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है इमरजेंस। आप इतना ध्यान रखें कि जो द्वारका है,
जहाँ पर कृष्ण कृष्ण जी से रिलेटेड प्लेस है द्वारका गुजरात में, वो समुद्र के नीचे चली गई है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर सबमर्जेंस देखने के लिए मिलता है। और आपको याद ना रहे तो इसलिए आप द्वारका याद रख लेना कि वेस्टर्न कोस्ट में नॉर्दर्न पार्ट सबमर्ज्ड है और वेस्टर्न कोस्ट में साउदर्न पार्ट वो इमर्जेंस है, और ईस्टर्न कोस्ट में पूरा जनरली आपको इमर्जेंस देखने को मिलता है। तो ठीक है, फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग, एंड थर्ड इज ऑल्सो राइट कि सम पोर्शन ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज नाउ सबमर्ज्ड, तो दैट इज ट्रू। फिर फोर्थ देखिए, ऑल वोल्केनोज इन इंडिया आर नाउ डॉर्मेंट। दोस्तों वैसे वोल्केनो वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो बैरन आइलैंड है उसको डॉर्मेंट नहीं माना जाता। जो बैरन आइलैंड कहाँ पर है, बैरन आइलैंड ये है अंडमान एंड निकोबार में। इसके अलावा एक और आइलैंड है, वो भी अंडमान एंड निकोबार में ही है, जिसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम, नारकोंडम जो है ये आपका एक तरीके से डॉर्मेंट है, लेकिन बैरन आइलैंड ये इसको एक्टिव माना जाता है। ठीक है, तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऑल वोल्केनोज आर नॉट डॉर्मेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए दोस्तों, भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू कोरल रीफ्स, जो कोरल रीफ्स हैं उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हम लोगों को देखना है दोस्तों। तो while barrier reefs grow near the coastline around islands and continents, fringing reefs are separated from the continent by deeper and wider lagoons। देखिए लगून क्या होता है, जैसे यहाँ से ये आपका कोस्टल लैंड है और यहाँ से मान लो समुद्र शुरू हो रही है, ठीक है, समुद्र ऐसे ऐसे शुरू हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर जा कर के एक बैरियर बना हुआ है। इस बैरियर के आगे तो पूरा समुद्र है ही है, और समुद्र का कुछ पानी इधर भी है, तो बीच में ये जो तालाब जैसा जमा बन गया ना, इसी को लगून बोलते हैं। अब देखिए, फ्रिंजिंग रिप्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट बाय डीपर एंड वाइडर लगून्स, बिल्कुल ये गलत है, ये इसका अपोजिट है दोस्तों। वाइल बैरियर रिप्स आर सेपरेटेड, बैरियर की बात ही सुनिए ना, बैरियर का मतलब ही क्या होता है, सेपरेशन। तो बैरियर रिप्स ये होता है जो सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट बाय डीपर एंड वाइडर लगून्स, और जो फ्रिंजिंग रीफ्स होती है दे ग्रो नियर द कोस्ट लाइन अराउंड आइलैंड्स एंड कॉन्टिनेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग और इंटरचेंज किया हुआ रॉन्ग है, तो आप ये ध्यान में रखें कि इसी से आपको डेफिनेशन मिल जाएगा फ्रिंजिंग रिप्स का और बैरियर रिप्स का, दोनों, बस दोनों को अलट पलट कर दीजिए। फिर देखिए, एटोल्स आर यूजुअली लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द सी, बिल्कुल सही बात है, जो मिड ओशियानिक रीजन होती हैं दोस्तों, ठीक है, उसके ऊपर ही एटोल्स हम लोग को देखने के लिए मिलता है जनरली, ठीक है, तो सेकेंड इज एक्चुअली राइट। फिर थर्ड देखिए, कोरल रीफ्स आर जनरली एब्सेंट इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये जनरली बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, जो वेस्टर्न मार्जिन्स होते हैं वो होते हैं कोल्ड, वहाँ पर क्या आता है, कोल्ड करंट आता है। कोरल रीफ्स को चाहिए मिनिमम कितना, 24 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए, तो ऐसा नहीं कि वेस्टर्न मार्जिन पर ये होते ही नहीं है, बट दे आर जनरली एब्सेंट, तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट। दे आर टोटली एब्सेंट अगर ऐसा बोलेगा तो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 ओनली। तो देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए ये है बैरियर रीफ, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है, देखिए पूरा एक बैरियर बना हुआ और बीच में बढ़िया आपको डीप लगून मिलेगा। ये अटोल है समुद्र के बीचों बीच, और फ्रिंजिंग रीफ देखिए, ये जैसे मान लीजिए कोई भी आइलैंड है और आइलैंड से एकदम सटा हुआ है, ये रीफ एकदम सटा हुआ है, ज़्यादा बीच में बहुत बड़ा लगून नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये देख लीजिए आप, जितने भी जो वेस्टर्न मार्जिन्स हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा ये कोरल रीफ्स नहीं देखने के लिए मिले, लेकिन ईस्टर्न मार्जिन्स पर देखिए कितने कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन पर देखिए यहाँ पर सारे कोरल रीफ्स हैं, ठीक है। तो बस यही है कि ईस्टर्न मार्जिन्स पर जो करंट होता है वो थोड़ा वार्म करंट होता है, ठीक है, इसलिए ईस्टर्न मार्जिन्स पर आपको ज़्यादा कोरल रीफ्स देखने के लिए मिलते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। देखिए, अब यहाँ जियोमॉर्फोलॉजी में पूछ रहा है कि टोम्बोलोज और सैंड स्पीड्स
तो दोस्तों ये जो टोम्बोलोज है और सैंड स्पीड्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये सब आपका कोस्टल लैंडफॉर्म है। ठीक है, कोस्टल और वो भी डिपोजिशनल। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इरोजनल गलत, इरोजनल गलत, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फ्रॉम विंड गलत। ठीक है, ये सीधा है वेव्स एंड करेंट्स, वही ओशियानिक लैंडफॉर्म है और वो भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है दोस्तों। तो टोम्बोलोज एंड सैंड स्पिट्स आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय एक्शंस ऑफ वेव्स एंड करेंट्स। ठीक है, बट इसका ज़्यादा डिटेल मैं आपको यहाँ पर पिक्चर के थ्रू दूंगा। ठीक है, देखिए टोम्बोलो क्या है, टोम्बोलो ये सैंडी इस्थमस। इस्थमस क्या होता है दोस्तों, जैसे ये ज़मीन का एक बड़ा आइलैंड मतलब कंट्री है, मान लो ये एक कंट्री है, बीच में पानी ही पानी है। ठीक है, तो अगर इनके इन दोनों ज़मीन के बड़े पीसेस को अगर ज़मीन का एक पतला सा पीस कनेक्ट कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इस्थमस बोलते हैं। उसी तरह से अगर ये पूरा वाटर बॉडी हो और ये वाटर बॉडी हो और इन दो वाटर बॉडी के बीच में पूरा ज़मीन ही ज़मीन है और इस ज़मीन के बीच में ऐसा इतना ही पतला ऐसे वाटर एक चैनल जैसा बना दिया जाए, मतलब नेचुरली या आर्टिफिशियली जो भी हो, तो उसको फिर हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, STARAIT। तो इस्थमस और स्ट्रेट बिल्कुल एक ही जैसा चीज़ है। लेकिन खैर ये देखिए कि टोम्बोलो एक सैंडी इस्थमस है, तो इस्थमस कैसे बनेगा, ये डिपोजिशन से बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, और स्पिट क्या है, स्पिट और सैंड स्पिट इज ए डिपोजिशन बार और बीच लैंडफॉर्म, ये बीच लैंडफॉर्म है दोस्तों। ठीक है, और बाकी ठीक है, ये दोनों डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। फिर देखिए दोस्तों, इन स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला देखिए, टाइड्स रेफर टू द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द सन एंड द अर्थ ओनली। गलत जवाब, मून कहाँ गया भाई, मून का ग्रेविटेशन कहाँ गया, तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है। फिर देखिए, अ रिप करंट इज ए स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ द वाटर विच मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सोर। दोस्तों एक्चुअली जो रिप करंट होता है उसकी खास बात क्या है कि वो अवे फ्रॉम द सोर जाती है, अवे फ्रॉम द सोर। जैसे कोई करंट जो है वो सोर की तरफ आई, सोर से जब टकरा गई तो फिर वो स्कैटर्ड हो गई और अब जब वो सोर से यानी तट से जो दूर जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं रिप करंट। तो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर फोर्थ देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ ए बे टेक्स प्लेस वेयर द कोस्ट इज मेड ऑफ अल्टरनेट बैंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स। तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों। बे क्या होता है, जैसे जैसे बे ऑफ बंगाल आप देखिए, तो वहाँ पर इस टाइप का है, जैसे ये मान लो एक लैंड है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ इसको पानी इसको काटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर हार्ड रॉक है, यहाँ पर हार्ड रॉक है और यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है, तो ये इसको क्या करेगा, काटते जाएगा और पानी इसके पूरा अंदर तक आ जाएगा और इस टाइप के लैंडफॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, बे बोलेंगे। ठीक है, तो बे क्या है, बे है जहाँ पर अल्टरनेट बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट, इधर इधर हार्ड रॉक फिर सॉफ्ट रॉक फिर हार्ड रॉक, तो उसी को बोलेंगे हम लोग बे, यानी वहीं पर बनेगा बे। तो राइट आंसर इज थर्ड। तो 11th का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए दोस्तों, रिप करंट इज ए नैरो करंट ऑफ वाटर विच मूव्स डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सोर। ठीक है, कटिंग थ्रू द लाइंस ऑफ ब्रेकिंग वेव्स लाइक अ रनिंग वाटर। बेसिकली इतना याद रखिए कि ये शोर से अवे जाता है, ना कि शोर के टुवर्ड्स आता है। तो देख लीजिए, देखिए बे ऐसी बनता है, यहाँ आपका हार्ड रॉक है फिर हार्ड रॉक है फिर यहाँ सॉफ्ट रॉक है, पानी आया इसको काटा चला गया, पानी आया इसको काटा चला गया, तो ये बन गया बे। उस तरह से यहाँ बन गया बे। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए, वी विथ रेफरेंस टू वेरियस ड्रेनेज पैटर्न्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जो अलग अलग टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, वो पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। आइए देखते हैं।
इन इंडिया अ सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न इज सीन इन द हाईलैंड्स ऑफ अमरकंटक। तो अमरकंटक से जैसे सोन नदी निकलती है और भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो ये बोल रहा है ये सेंट्रीपिटल ड्रेनेज है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये इस टाइप का लैंडफॉर्म है और इसमें हर तरफ से इसमें नदियाँ आ रही हैं। सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। नॉर्मल अगर फिजिक्स आप जानते होंगे तो ठीक है, और हालांकि पूरा ज़्यादा फिजिक्स जानेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल तो कोई फोर्स ही नहीं होता है एंड ऑल दैट, वो सब छोड़िए। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अमरकंटक में क्या हो रही है, जैसे ये माउंटेन है अमरकंटक माउंटेन, और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ यहाँ से दूर जा रही है, ना कि सेंटर की तरफ आ रही है। तो सेंट्रीपिटल तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। इस ड्रेनेज को हम लोग बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अमरकंटक में हमें मिलती है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न नहीं मिलती। फिर देखिए, इन इंडिया रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इज सीन इन द लद्दाख हाईलैंड्स। नहीं है दोस्तों, बिल्कुल अपोजिट है। लद्दाख में आपको मिलता है सेंट्रीपिटल। देखिए फर्स्ट गलत है, सेकंड भी गलत है। लद्दाख में मिलेगा सेंट्रीपिटल, यानी हर जगह से नदियां आ करके इस सेंटर पे इस लेक में अपने आप को जमा करेंगी। लद्दाख में सेंट्रीपिटल मिलेगा, अमरकंटक में रेडियल मिलेगा। फिर देखिए, इन इंडिया नो रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। दोस्तों आपको पता होगा जो नर्मदा नदी है, ठीक है, तो नर्मदा नदी आपकी रिफ्ट वैली में ही ये करती है। आपका सतपुड़ा, विंध्या और सतपुड़ा, इनके बीच जो रिफ्ट बन गया है, इस रिफ्ट से ही नर्मदा नदी जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जाती है, ठीक है, और अरबियन सी में अपने पानी को डिस्पोज करते हैं दोस्तों। तो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इन इंडिया सम रिवर्स डू फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए, और भी देखिए, जैसे दामोदर जो नदी है ये भी रिफ्ट वैली से जाती है दोस्तों। जैसे ऊपर है आपका रांची प्लेटू, ऊपर तो नहीं इसको बोलेंगे, सॉरी, ऊपर है हजारीबाग प्लेटू, मतलब नॉर्थ में है हजारीबाग प्लेटू, और साउथ में है आपका रांची प्लेटू, और इसके बीच से ही पार होती है दामोदर, ठीक है। आपको बताना है दामोदर को किस स्टेट का शोक कहा जाता है? सौरो, सौरो ऑफ विच स्टेट? दामोदर इज द सौरो ऑफ विच स्टेट? यू मस्ट 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 कमेंट, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना सिंसियरली वीडियोज को देख रहे हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका, दामोदर भी रिफ्ट वैली से ट्रैवल करती है। फिर आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक फीचर दिया हुआ है, जैसे दिस लैंडफॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई वेजिटेशन फ्री फ्लैट बॉटम डिप्रेशन एट द लोवेस्ट पार्ट ऑफ डेजर्ट बेसिन। बहुत अच्छा, डेजर्ट बेसिन के लोवेस्ट पार्ट में ये होता है, और यहाँ पर कभी कभी पानी जमा हो जाता है दोस्तों, ठीक है, दैट स्लोली फिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड वाटर सिस्टम और इवापोरेट्स इनटू द एटमोस्फेयर। तो बेसिकली दोस्तों रेगिस्तान में जो तालाब बनता है, या बेसिकली इंटरमॉन्ट डेजर्ट, समझिए, इधर माउंटेन है, इधर माउंटेन है, इन दोनों के बीच में ये इंटरमॉन्ट प्लेटू है, या यहीं पर अगर डेजर्ट भी है, तो ये क्या हो गया? एक लो लैंड हो गया, ये बॉटम डिप्रेशन हो गया, और यहाँ पर जो तालाब बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लायाज, ठीक है। और ये प्लायाज अगर सूख जाएगा तो वहाँ पर बस नमक नमक बचेगा, क्योंकि रेगिस्तान था ना, तो नमक बचेगा, उस नमक को बोलेंगे सेलिनाज। क्या बोलेंगे? सेलिना। तो प्लायाज और सेलिनाज आप याद रखिए। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही प्लायाज की, ठीक है। इट इज पीरियोडिकली कवर्ड बाई वाटर, तो ये है प्लाया। 13 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो देख लीजिए दोस्तों, बाकी यहाँ जो हमादा, जूगेन, यार्डेंस दिया उसके बारे में देखिए। हमादा क्या है? हमादा इज ए
टाइप ऑफ डेजर्ट लैंडस्केप consisting of high largely barren hard rocky plateaus where most of the sand has been removed by deflation। तो हमादा का बस आपको अब ये की टर्म हो गया कि हमादा किसको बोलेंगे, ये ऐसा डेजर्ट है जहाँ का सारा सैंड जो है वो रिमूव कर दिया गया है बाय डिफ्लेशन। बाकी प्लायस तो आपको मैंने बता ही दिया। फिर यहाँ देखिए जिवगन्स किसको बोलते हैं, जिवगन इज ए टेबल शेप्ड एरिया ऑफ रॉक फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। तो ये देखिए यहाँ पे सारा जो है ये सब सॉफ्ट रॉक होगा, तो सबका इरोजन हो गया, बस ये इतना जो है ये हार्ड रॉक होगा, ठीक है, इसका इरोजन नहीं हो पाया है, तो ये एक टेबल जैसा बन गया है, ठीक है। तो ज्यूगन इज ए टेबल शेप्ड एरिया ऑफ रॉक फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। फिर देखिए यार्डंग्स, देखिए ये यार्डंग्स है, यार्डिंग इज ए शार्प इरेगुलर रीज ऑफ सैंड लाइंग। देखिए ये शार्प रीज है, देखिए ये शार्पनेस है ना, यहाँ पर शार्प है, फिर ये देखिए कितना शार्प है, नुकीला टाइप का, ठीक है। तो यार्डिंग इज ए शार्प इरेगुलर रीच ऑफ सैंड लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड, लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड फाउंड बाय विंड इरोजन। ये ध्यान रखें, यार्डिंग जो है उसके साथ की टर्म क्या है, शार्प है, इरेगुलर रीज है, ठीक है, और ये विंड इरोजन से बना है। उस तरह ज्यूगन भी विंड इरोजन से बना है और ये टेबल शेप्ड है। ऐसे ऐसे कीवर्ड याद रखिए दोस्तों, मुझे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है, तो मैंने हर जो लैंडफॉर्म है उससे एसोसिएटेड कीवर्ड को ध्यान में रखने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है डायस्ट्रोफिज्म क्या है। मैं आपको बता दूं कि दो टाइप का प्रोसेस होता है, एक होता है कैटास्ट्रोफिक और एक होता है डायस्ट्रोफिक। ठीक है, जैसे कुछ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज आर कैटास्ट्रोफिक, कुछ, नॉट ऑल। डायस्ट्रोफिक में हो गया आपका दो टाइप का प्रोसेस, एक हो गया एपिरोजेनिक और एक हो गया ओरोजेनिक। एपिरोजेनी ऐसे लगेगा, जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट है, तो ये प्लेट के ऊपर नीचे ऐसे रेडियली लगेगा, ये हो गया एपिरोजेनी। और फिर ऐसे दाएं बाएं लगेगा जो प्रोसेस, दोनों के टूवर्ड्स लग रहा है, तो ये हो क्या हो गया कन्वर्जिंग, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है तो ये हो गया डाइवर्जिंग, और एक दूसरे के पैरेलल लग रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स, ठीक है, या कंजर्वेटिव। तो जो भी है ये सारा प्रोसेस डायस्ट्रोफिक है। इसी में आपको वोल्केनोज भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है इसके अंदर, अर्थक्वेक्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अर्थक्वेक और वोल्केनो को सीधे कैटास्ट्रोफिक में डालना है, ठीक है, ये आपके डायस्ट्रोफिक में भी होंगे। तो इतने आपको याद रखें कि ओरोजेनिक प्रोसेस भी डायस्ट्रोफिक प्रोसेस है, तो बिल्कुल है। एपिरोजेनेटिक प्रोसेस भी डायस्ट्रोफिक प्रोसेस है, बिल्कुल है। अर्थक्वेक्स भी डायस्ट्रोफिक प्रोसेस है, बिल्कुल है। प्लेट टेक्टोनिक्स भी डायस्ट्रोफिक प्रोसेस है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी। डायस्ट्रोफिक का मतलब होता है जो स्लो हो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस हो। जैसे प्लेट मूवमेंट जितना है वो स्लोली होता है, ग्रेजुअली होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोफिक प्रोसेस बोलते हैं। तो 14th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिया और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए ब्लॉक माउंटेन्स ऑफन रिजल्ट फ्रॉम रिफ्टिंग एंड फॉल्टिंग, बिल्कुल सही बात है। जो ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं वो रिफ्टिंग के कारण ही बनते हैं, ठीक है, और फॉल्टिंग कारण बनते हैं। यानी कि जैसे देखिए दो प्लेट है, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, ये दोनों प्लेट अगर एक दूसरे के अवे जाते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया आपका, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो यहीं पर आपको जनरली देखने को मिलती है फॉल्टिंग। हालांकि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में भी रिवर्स फॉल्ट नाम का एक चीज़ देखने को मिलता है, बट जनरली जो फॉल्टिंग है वो एसोसिएटेड है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से, ठीक है। तो अब जब फॉल्टिंग होगी तो आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे ऊपर कोई चीज़ आ गया है, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला, ऊपर फिर नीचे, ऊपर, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हॉर्स्ट, क्या बोलेंगे, हॉर्स्ट, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे ग्रैबेन।
और ये देखने में ऐसे छोटा छोटा लग रहा है, बट ये हॉर्स्ट जो है बहुत ऐसे कई किलोमीटर में फैला हो सकता है। फिर उसी तरह से ये जो ग्रैबन है ये भी बहुत कई किलोमीटर में फैला हो सकता है। अब ये हॉर्स्ट जो है वो कई किलोमीटर में फैला हुआ है और उसके चारों ओर ग्रैबन हो, तो हॉर्स्ट एक टाइप का क्या हो गया, माउंटेन ही तो हो गया ना। उसी माउंटेन को हम लोग बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट है कि ब्लॉक माउंटेन्स जो है वो फॉल्टिंग से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड देखिए, fold mountains are created where two or more of earth's tectonic plates are pushed together due to tension induced forces। देखिए दोस्तों, टेंशनल फोर्स नहीं होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशनल फोर्स। फर्स्ट इज रॉन्ग, राइट। सेकेंड देखिए, फोल्डिंग होता है, एक ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और इसको कॉम्प्रेशनल फोर्स बोलते हैं हम लोग, ना कि टेंशनल फोर्स। तो सेकेंड इज रॉन्ग, फोल्ड माउंटेन्स एसोसिएटेड विथ कॉम्प्रेशनल फोर्स। फॉल्ट माउंटेन्स यानी फॉल्टिंग इज एसोसिएटेड विथ टेंशनल फोर्स। एनीवे, सेकेंड इज आपका रॉन्ग। फिर देखिए, ए हॉर्स्ट रिप्रेजेंट्स ए ब्लॉक पुश्ड अपवर्ड रिलेटिव टू द ब्लॉक्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फॉल्टिंग। बिल्कुल सही, मैंने आपको अभी बताया, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हॉर्स्ट बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फॉल्टिंग के बाद, फॉल्टिंग के बाद ऊपर वाले पार्ट को हॉर्स्ट बोलेंगे और नीचे वाले पार्ट बोलेंगे ग्राबेन, ग्रैबेन, ग्राबेन, जो भी बोलना है बोलिए। ठीक है, तो थर्ड इज ऑल्सो राइट। तो राइट आंसर क्या होगा 15th का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हॉर्स्ट और ग्राबेन याद रखिएगा दोस्तों, हॉर्स्ट ऊपर, ठीक है, और ग्राबेन नीचे। ठीक है, ऐसे समझ लिए, हॉर्स्ट हॉर्स का जो वो होता है, हॉर्स के ऊपर बैठना होता है, और ग्राबेन यानी ग्राउंड नीचे होता है। ठीक है, वैसे इससे फालतू लॉजिक कुछ हो नहीं सकता है इसलिए मुझे इस टाइप की लॉजिक देना अच्छा नहीं लगता है। बट चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते दोस्तों। ये है ग्लूप्स, ग्लूप्स, स्टैक्स एंड स्टम्प्स, ये सब किससे एसोसिएटेड है तो दोस्तों। अच्छा, ये पूछ रहा है कि वेयर वुड यू फाइंड ग्लूप्स, स्टैक्स एंड स्टम्प्स। ठीक है दोस्तों, तो जनरली आप देखिए ये सारा है आपका कोस्टल लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा आपको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेगा। ठीक है, ग्लूप्स, स्टैक्स एंड स्टम्प्स आपका क्या है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स है, और यहाँ मिलेगा अंडमान एंड निकोबार में। मैं आपको बताते जाता हूँ, ग्लूप्स क्या होता है, जैसे ये एक पहाड़ है और इधर से आपका समुद्र शुरू होता है, सी शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो ये पूरा पत्थर ही पत्थर है, लेकिन अगर ऐसे इसके बीच से भी ऐसे कुछ अंदर ही एक टनल जैसा बन जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूप। क्या बोलते हैं, ग्लूप बोलते हैं। उसी तरह से तो ग्लूप समझ गए। आइए दूसरा स्टैक समझते हैं। स्टैक्स और स्टम्प एक ही जैसा है, बट स्टम्प छोटा होता है, स्टैक बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पहाड़ था और यहाँ से समुद्र शुरू हो रहा था, समुद्र ने इसको ऐसे कुछ काटना शुरू हुआ कि ये पहाड़ से ये पोर्शन यहाँ रह गया, रुक जाइए, यहाँ भी समुद्र आ गया, यहाँ भी समुद्र आ गया, पहाड़ जो पहले यहाँ तक था ये इधर का पूरा कट गया, ये पूरा पोर्शन ऐसे कट गया। ठीक है, अब इधर बस समुद्र है, इधर समुद्र है, और बीच में ये ऐसे पत्थर जैसा खड़ा हुआ है, तो इसको स्टैक बोलेंगे। ठीक है, और यही छोटा सा है तो उसको स्टम्प बोलेंगे। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रखें कि ये सारा मिलेगा आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 16th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपका ग्लूप, ये क्या है, ग्लूप है। इस ग्लूप को हम लोग ब्लो होल भी बोलते हैं, फिर अगला देखिए, ये है आपका स्टैक, क्या स्टैक है, और ये है आपका स्टम्प, ये स्टम्प है। ठीक है, ये है आर्च। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिए। ज़्यादातर आपको बस इतना कोशिश करना है कि जो टर्म्स हैं एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, अगर ये आपको पता है, फीचर्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, फीचर्स नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फीचर्स से ज़्यादा आप उसके पिक्चर्स को दिमाग में रखने की कोशिश करिए। ठीक है, लेकिन उन सब से भी ज़्यादा आप ये याद रखो बस कि कौन सा लैंडफॉर्म किस टाइप का है। चलिए आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंट्रूजिव लैंडफॉर्म। इंट्रूजिव यानी जो अर्थ के अंदर है। ठीक है, जैसे बाटोलिथ इंट्रूजिव इग्नियस लैंडफॉर्म है। फिर सिल्स, डाइक्स
और लापोलिथ, ये चारों ही इंट्रूसिव इग्नियस लैंडफॉर्म्स हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, सबसे नीचे में जैसे जहाँ बहुत सारा मैग्मा जमा करके रखता है, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं बाटोलिथ। बाटोलिथ से कुछ मैग्मा ऊपर चला जाए और फिर वहाँ पर एक इन्वर्टेड सॉसर शेप अपना ले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लापोलिथ। फिर देखिए, लापोलिथ से या बाटोलिथ से कुछ मैग्मा जो है इस टाइप का हॉरिजॉन्टल शेप ले ले, ठीक है, रॉक्स को इस तरह हॉरिजॉन्टली पेनिट्रेट कर दे, तो इसको बोलते हैं सिल। लापोलिथ से कुछ मैग्मा ऐसे निकल करके ऐसे वर्टिकल दीवार बना ले पत्थर के बीच में, तो उसको बोलेंगे डाइक। बट है सारा का सारा पूरा अर्थ सरफेस के अंदर की ही बात हो रही है, तो इसीलिए इन सभी को क्या बोलेंगे, इंट्रूजिव लैंडफॉर्म्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल टू ऑल। रांची जो है दोस्तों वो एक बाटोलिथ के ऊपर बना हुआ है, रांची बाटोलिथ, जहां मैं रहता हूँ। हालांकि मैं रांची में नहीं रहता हूँ, रांची से थोड़ी दूर पर रहता हूँ। आइए इसको देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका बाटोलिथ, ये है लापोलिथ, ये है आपका डाइक, ये डाइक है, और ये आपका क्या है, सील है, ये सील है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। While traveling through the desert of Australia's outbacks, you come across an isolated flat-topped hill or mountain with steep sides that is smaller in area than a plateau. अब इस लैंडफॉर्म को आइडेंटिफाई करना है। अब आप बताइए, ग्राबेन हिल है, ग्राबेन क्या था, ग्राबेन था जब आपका फॉल्टिंग होती थी, तो जो ऊपर रहता था उसको बोलते थे हॉर्स्ट, और जो नीचे रहता था उसको बोलते थे ग्राबेन। याद आ गया? तो ग्राबेन तो होगा नहीं, क्योंकि ये फ्लैट टॉप्ड हिल की बात करा, तो फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखिए ग्लूप कहाँ मिलता है, ग्लूप अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूप मिलता है आपका कोस्टल लैंडफॉर्म में। ये ग्लूप को ही हम लोगों ने कोस्टल लैंडफॉर्म है, ग्लूप को ही हम लोगों ने ब्लो होल भी बोला था। फजॉर्ड क्या है, फजॉर्ड है एक ग्लेशियल लैंडफॉर्म, ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म है फजॉर्ड। तो बच गया ऑप्शन नंबर सी, मेसास। मेसास मुझे पता नहीं है कि क्या है, लेकिन मेसास अब यही है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन सेफली एलिमिनेट किए जा चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक पे जो फ्लैट टॉप्ड हिल जो आपको देखने के लिए मिलेगा उसको मेसास बोलेंगे हम लोग। ये है मेसास, ये क्या है, मेसास है। देखिए, ए मेसा इज एन आइसोलेटेड फ्लैट टॉप्ड एलिवेशन ridge or hill which is bounded from all sides by steep escarpments and stands। मतलब ये सब छोड़ दीजिए, ये है मेसास, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ ड्रमलिन्स, ड्रमलिन से एसोसिएटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है दोस्तों। तो ड्रमलिन्स आर, ड्रमलिन्स होता क्या है ये समझ लीजिए। ड्रमलिन एक ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है, और इस टाइप का होता है दोस्तों, ये ऐसे इन्वर्टेड बोट जैसा होता है, ठीक है, इस टाइप का ये बोट जैसा होता है, इसको ओवल शेप भी बोलते हैं। तो ड्रमलिन्स आर स्मूथ ओवल शेप्ड, तो ये बेसिकली क्या है, करेक्ट है। फिर देखिए द लॉन्ग एक्सेस ऑफ ड्रमलिन्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट, बिल्कुल इनकरेक्ट दोस्तों, ठीक है, ये होता है पैरेलल टू, पैरेलल टू, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट, ठीक है, तो सेकेंड एक्चुअली इज रॉन्ग। फिर थर्ड देखिए, ड्रमलिन्स गिव एन इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियल मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ड्रमलिन्स देख लिया आपने, इस टाइप से ड्रमलिन्स, तो आपको पता होगा ना कि इसी डायरेक्शन में ग्लेशियर की मूवमेंट होगी, क्योंकि ड्रमलिन्स किस डायरेक्शन में होते हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट्स, ठीक है। तो ड्रमलिन्स को देख करके आप आइस की मूवमेंट का भी डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ओनली, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा था दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए
अब देखिए यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स इन द कास्ट टोपोग्राफी। मैंने आपको बताया बस हर टाइप की जो लैंड टोपोग्राफी है या हर टाइप के जो एजेंट है उनका इरोजनल और डिपोजिशनल ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप एकदम सीधे देखते के साथ मार देंगे कि अच्छा हाँ ये इरोजनल, जैसे केव्स क्या है इरोजनल है, लैपीज इरोजनल, सिंक होल्स इरोजनल, पूल्स इरोजनल है, तो आप सीधे इसका मार देंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देख लीजिए। देखिए सिंक होल क्या हो गया दोस्तों, जैसे सिंक होल एक ऐसे गड्ढे जैसा हो जाता है, बस ऐसा समझ लीजिए। सिंक होल इसमें जैसे पानी थोड़ा थोड़ा इसको काट रहा है, ऊपर से पहले ये छत जैसा रहेगा और अंदर से इसका वेदरिंग करते जाएगा, अंदर से खोखला बनाता जाएगा, खोखला बनाता जाएगा, खोखला बनाता जाएगा, और एक दिन ये ऊपर का इसकी जो छत है वो भी ब्रेक कर जाएगी, तो इसी को बोलते हैं सिंक होल। पुल क्या हो गया, पुल भी उसी टाइप का एक बड़ा सा हो जाएगा जिसके अंदर पानी जमा हो जाए, तालाब जैसा। ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल वही पूल हो गए। लापीज दोस्तों होती है, देखिए जैसे ये एक सरफेस है, ये सरफेस है स्मूथ, पानी इसको जैसे थोड़ा सा इधर से उड़ा दिए, थोड़ा सा इधर, तो इसको खुरदरा बना देगी, इसी को बोलते हैं हम लोग लापीज। और केव्स आपको पता है, केव्स कैवर्न ये सारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स ही हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू मोरैंस। तो मोरैंस से रिलेटेड फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। मोरैंस आपको मैंने बताया करेवा फॉर्मेशन कश्मीर, जहाँ पर सैफ्रॉन होता है, और कश्मीरी सैफ्रॉन को जीआई टैग भी मिला हुआ है दोस्तों। क्या है ना, अब कुछ ऐसे पढ़िए कुछ भी देखते के साथ बहुत सारा चीज़ आपको याद आ जाए। ठीक है, ताकि एसोसिएटेड स्टेटमेंट के रूप में कुछ और दिया हो तो आप उसको एलिमिनेट कर सकें। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। तो मोरैंस विच कंपोज ऑफ ग्लेशियल टिल इज स्ट्रेटिफाइड एंड सॉर्टेड डेब्री, बिल्कुल गलत जवाब दोस्तों। ये अनएसॉर्टेड डेब्री होती है, यहाँ पे मतलब सैंड, सिल्ट और क्ले। एसॉर्टेड का मतलब क्या है, पहले सैंड सैंड हो गई, उसके ऊपर सिल्ट हो गई, उसके ऊपर क्ले हो गई। इस टाइप का असॉर्टमेंट बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, पूरा घुला मिला रहेगा। ठीक है, कहीं यहाँ पर सैंड है और यहीं पर सिल्ट है, फिर यहीं पर मतलब क्ले है और छोटा सा। ठीक है, तो ये असॉर्टेड नहीं है, मतलब सॉर्टेड नहीं है, बिल्कुल अनएसॉर्टेड होती है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट है। फिर देखिए लेटरल मोरेन्स फॉर्म अलोंग द साइड्स ऑफ ए ग्लेशियर, बिल्कुल सही बात है। लेटरल का मतलब ही हो कि अलोंग द साइड्स, तो फर्स्ट को तो इनकरेक्ट कर दो, सेकेंड को करेक्ट कर दो। ग्राउंड मोरेन कंपोज मेनली ऑफ क्ले एंड सैंड, इट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड डिपोजिट ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। ठीक है, तो आपका ये भी बात सही है, जो ग्राउंड मोरेन होती है, ठीक है, एक जैसे अलग अलग ये है एक तरह से ग्लेशियर है, यानी माउंटेन है दोस्तों। तो यहाँ पर भी ग्लेशियर मतलब यहाँ पर भी मोरेन को जमा होगा, यहाँ पर भी जमा होगा, यहाँ पर भी जमा होगा, और ग्राउंड पर भी जमा होगा। तो जो ग्राउंड मोरेन्स होती है, ठीक है, वहाँ पर मेनली आपको क्ले एंड सैंड पाई जाएगी, एंड इट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड डिपोजिट ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। तो थर्ड इज एक्चुअली राइट। फिर देखिए मेडियल मोरेन्स, ये जब दो ग्लेशियर्स के बीच में मेडियल मोरेन्स बनता है दोस्तों। मेडियल बीचों बीच, दो ग्लेशियर्स के बीच में मेडियल मोरेन बनता है। तो फोर्थ इज ऑल्सो राइट। तो इनकरेक्ट इसमें क्या है, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट, ये पढ़ लीजिए इसको। ही मोरेन्स विच कंपोज्ड ऑफ ग्लेशियल टिल इज स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता दोस्तों मोरेन्स में। ठीक है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देख लीजिए, मोरेन्स आर लैंडफॉर्म्स कंपोज्ड ऑफ ग्लेशियल टिल डिपोजिटेड प्राइमरीली बाय ग्लेशियल आइस। ग्लेशियल टिल इन टर्न इज अनस्ट्रेटिफाइड एंड अनसॉर्टेड डेब्री। ये आप ध्यान में रखिए, बाकी सब आपको पता ही है। ट्वेंटी टू क्वेश्चन छोड़ दिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। 23 देखते हैं। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू लो सेडिमेंट्री कोस्ट्स। ठीक है, तो जो लो सेडिमेंट्री कोस्ट्स होती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपसे पूछ रहा है। तो लो सेडिमेंट्री कोस्ट्स आर कंपैरेटिवली शॉर्टर। अब देखिए लो सेडिमेंट्री कोस्ट्स और हाई सेडिमेंट्री कोस्ट, इसको पहले मैं आपको पिक्चर बना के समझा देता हूँ, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट आप खुद डिसाइड कर लेंगे। देखिए
ये है एक पहाड़ मान लो, और यहाँ तक पहाड़ है, और यहाँ से आपकी क्या है, समुद्र शुरू हो रही है, सी शुरू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ कोस्ट कहाँ देखने मिले, कोस्ट होगा ही नहीं। कोस्ट की लेंथ बिल्कुल छोटी होगी, यहाँ पर होगी शॉर्ट कोस्ट। और खास बात क्या है कि ये कैसी कोस्ट है, लो नहीं है, ये हाई है, क्योंकि ये कोस्ट की हाइट क्या है, ज़्यादा है। तो ध्यान रखिए, जो हाई कोस्ट होती है उसका कोई मतलब सीधे कोस्ट खत्म होगा, सीधे समुद्र शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी लेंथ जो होती है वो कम होती है। अगर हाई है कोस्ट तो उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। लेकिन इसी के बजाय अगर ऐसा समझो कि यहाँ तक ऐसे ज़मीन है और यहाँ से इस तरह से समुद्र शुरू हो रही है, तो यहाँ इसको दूर तक हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कोस्ट बोलेंगे। एक तो इसकी हाइट कम है, बट ये कोस्ट क्या है, ये कोस्टल लैंड दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो समझ लीजिए लो सेडिमेंट्री कोस्ट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर। ये तो अब आप समझ सकते होंगे कि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, कि जो लो सेडिमेंट्री कोस्ट होगी वो कंपैरेटिवली बिगर होगा दोस्तों, ना कि कंपैरेटिवली शॉर्टर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड देखिए, बार्स, स्पिट्स एंड लगून्स आर फीचर्स ऑफ लो सेडिमेंट्री कोस्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहीं पर वो पहाड़ वाले पे ये कहाँ जाकर के डिपोजिशन करेगा, कुछ कुछ ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। पहाड़ यहाँ तक है और जस्ट यहाँ से समुद्र शुरू हो गया, अब डिपोजिशन कहाँ। लेकिन हाँ, अगर लो सेडिमेंट्री कोस्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट है। सेकंड देखिए, अगर लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, यहाँ तक समुद्र है, तो ये कहाँ, यहाँ कुछ कुछ डिपोजिशन करते रहेगा, जैसे बार्स का, स्पिट्स का, या यहाँ पर कुछ एक टाइप का बैरियर बना लेगा और बैरियर के बीच में पानी जमा हो गया तो उसको लगून बोलेंगे। तो दीज आर ऑल पॉसिबल इन द लो सेडिमेंट्री कोस्ट। ठीक है, देखिए लो सेडिमेंट्री रॉक्स आर प्रोड्यूस्ड बाई अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल, देखिए फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट है दोस्तों, फर्स्ट काट दिए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, और एक चीज देख लीजिए, ये लो सेडिमेंट्री कोस्ट का एग्जांपल है केरला, और इसी कारण से केरला में एक स्पेशल राइस भी उगाई जाती है दोस्तों। उसका भी आप उस राइस उगाने की प्रैक्टिस का आप नेम जो है कमेंट में बताएंगे। ये राइस वहाँ इसीलिए उगाई जाती है क्योंकि वहाँ पर लो सेडिमेंट्री कोस्ट है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए, विथ रेफरेंस टू द मरीन इरोजनल लैंडफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो मरीन इरोजनल लैंडफॉर्म से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो रॉक डेबरी, विंड्स एंड टाइड्स आर फैक्टर्स ऑफ मरीन इरोजन। बिल्कुल सही बात है कि रॉक डेबरी, विंड भी मरीन इरोजन करता है, टाइड्स भी मरीन इरोजन करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सारे क्या हो गए, उनके फैक्टर्स में आ जाएंगे। फिर देखिए, डिफरेंशियल इरोजन बाय सी वेव्स थ्रू रॉक विथ वेरिंग रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस हैंगिंग वैलीज। तो दोस्तों देखिए, ये जो बोल रहा है ना, इसके कारण हैंगिंग वैलीज नहीं क्रिएट होती, इसके कारण होते हैं सी केव्स डिफरेंशियल इरोजन से। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ये एक पहाड़ है और इधर से समुद्र है। ठीक है, तो समुद्र डिफरेंशियल इरोजन करेगी। इसका ऐसा सरफेस बनाइए, सामने से बनाइए। इस पहाड़ का जो ये फेस था ना, ये फेस जो था, इसको मैं ऐसे सामने बना देता हूँ, ये पहाड़ का फेस है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ हार्ड रॉक है, 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 और यहाँ बीच में सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, ये पूरा सॉफ्ट रॉक है। तो इसको क्या करेगी समुद्र, इसकी डिफरेंशियल इरोजन कर करके क्या कर देगी, यहाँ पर केव बना देगी। ठीक है, ना कि हैंगिंग वैली बना देगी। ठीक है, तो सेकेंड इज एक्चुअली इनकरेक्ट। ठीक है, फिर थर्ड देखिए, नॉच्ड क्लिफ सफर्स मैक्सिमम इंटेंसिव इरोजन बाय वेव्स। देखिए नॉच्ड का मतलब ही है इरोडेड, ऐसा समझ लीजिए, नॉच्ड। ठीक है, तो नॉच्ड क्लिफ्स सफर मैक्सिमम इंटेंसिव इरोजन बाय वेव्स। थर्ड इज ऑल्सो राइट, तो वो फर्स्ट इज राइट, थर्ड इज राइट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू मरीन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो जो मरीन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट पूछ रहा है और यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है। जैसे बीचेज आर परमानेंट इन नेचर, ऐसा बोल रहा है। ऐसा हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल गलत जवाब है। मान लीजिए बीचेज होती क्या है, जो कोस्टल लैंड में जो सैंड जमा हो जाती है उसी को बोलते हैं लोग बीच। मान लीजिए बहुत बड़ा साइक्लोन आ गया, ठीक है, तो पूरी की पूरी सैंड एक सीजन में ही खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो बीचेज परमानेंट इन नेचर नहीं है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। फिर देखिए, ऑफ शोर बार्स आर कॉमनली फॉर्म्ड अक्रॉस द माउथ ऑफ अ रिवर, बिल्कुल सही बात है। ऑफ शोर यानी शोर से दूर, शोर से दूर। तो ये शोर से दूर क्या होगा, हम रिवर माउथ शोर से थोड़ा दूर होता है तो वहीं पर हो जाएगा ऑफ शोर बार। फिर देखिए, द रीज ऑफ सैंड एंड शिंगल फॉर्म्ड इन द सी इज कॉल्ड एन ऑफ शोर बार, बिल्कुल सही बात है। ये सैंड से ही बनता है और इसको शिंगल भी बोलते हैं दोस्तों। रीज ऑफ सैंड, शिंगल और ऑफ शोर बार ये सब कुछ एक ही है और ये आपका समुद्र तट से थोड़ी सी दूर पर बनता है। जनरली आपका यहाँ माउथ ऑफ रिवर के पास से बनेगा। तो थर्ड इज ऑल्सो राइट, बट यहाँ ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है दोस्तों, सेकेंड और थर्ड तो करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना 25 का ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है एंड इट इज आस्किंग फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग लैंडस्केप्स डेवलपिंग इन रनिंग वाटर। जो लैंडस्केप्स रनिंग वाटर में क्रिएट होते हैं उनसे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए, पहला, स्ट्रीम्स एट द यूथ स्टेज हैव लार्ज फ्लड प्लेन्स। यूथ स्टेज में जो नदियां होती हैं उनका पास लार्ज फ्लड प्लेन्स नहीं होता दोस्तों, ठीक है। उनके पास जैसे देखो, जो यूथ स्टेज में बनाते हैं लोग भी से वैली, बहुत ही तेजी से ये लोग निकल जाते हैं। जैसे लार्ज फ्लड प्लेन बनाएंगे आपका ये लोग मेच्योर स्टेज में, और ओल्ड स्टेज में बनाएंगे ये लोग डेल्टा, ऐसा समझ लीजिए। यूथ स्टेज में बनाएंगे भी से वैली, ये जो फ्लड प्लेन बनाएंगे वो मेच्योर स्टेज में बनाएंगे, और ओल्ड स्टेज में बनाएंगे डेल्टा। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है। फिर देखिए, इन द मेच्योर स्टेज वैलीज लुक वी शेप्ड, इसी से गलत हो गया। मैंने आपको बताया कि यंग स्टेज में भी शेप है, मेच्योर स्टेज में फ्लड प्लेन है और ओल्ड स्टेज में डेल्टा है, तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। फिर देखिए, नेचुरल लेविस ऑक्सबाउ लेक्स आर फीचर्स ऑफ ओल्ड एज स्ट्रीम्स। ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो इतनी टर्निंग होने लगती है, टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, ठीक है, और उसमें से फिर ये कट जाता है, ऑक्सबाउ लेक बना लेता है, फिर वहीं पर थोड़ा बहुत और आगे जाने पर, ठीक है, डेल्टा भी बनाना शुरू कर देता है। तो ये सारा कहीं ना कहीं मेच्योर स्टेज से आगे बढ़ने की बात है, तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है दोस्तों, तो 1 और 2 तो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लूप लाइक चैनल पैटर्न्स दैट डेवलप इन द मेच्योर स्टेज ऑफ रिवर्स। तो मैंने आपको बता ही दिया, मेच्योर स्टेज पर ये क्या करते हैं, मिएंडरिंग करते हैं, ठीक है। मेच्योर स्टेज पर क्या करते हैं, मिएंडरिंग। डेल्टा तो क्या होगा, ओल्ड स्टेज पर। सर्क क्या है, ये सर्क ग्लेशियर से रिलेटेड है, और हॉर्न्स क्या है, हॉर्न्स भी ग्लेशियर से रिलेटेड है। हॉर्न, एरेटे, ये सब ग्लेशियर से रिलेटेड है। मिएंडर और डेल्टा ही नदी से रिलेटेड है, जिसमें से मिएंडर जो है वो मेच्योर स्टेज का बात है और डेल्टा जो है ओल्ड स्टेज की बात है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अब देखिए 28 में या एलुवियल फैंस से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो
alluvial fans are formed when streams flowing to higher levels break in the plains of लो ग्रेडियंट। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया ही था कि नदी ऊपर से आता है अचानक जब नीचे गिरती है तो यहाँ पे बड़े बड़े जो पत्थर वत्थर रहते हैं उसको वहाँ पर छोड़ देती है, तो इसी को बोलते हैं अलुवियल फैंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट, बहुत हाई लेवल से लो लेवल पर आ जाने पर ही एलुवियल फैंस बनता है। फिर देखो, वेरी कोर्स लोड इज कैरिड बाई स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर माउंटेन स्लोप्स। ठीक है, तो ऊपर से जब ये नीचे गिरती है तो यहाँ पर जो कोर्स लोड रहता है ना, मोटा मोटा जो पत्थर वत्थर रहता है उसको ये कैरी करके लाती है और यहीं पर गिरा देती है। तो सेकेंड इज ऑल्सो राइट। फिर थर्ड देखिए, alluvial fans in dry areas show naturally low cones while in humid areas they appear as steep slopes। तो एक्चुअली दोस्तों ये इन्वर्टेड है। ठीक है, कि जो ड्राई एरियाज होती है, ठीक है, वहां पर ये स्टीप स्लोप बनाती है, स्टीप स्लोप बनाती है, और जो ह्यूमिड एरियाज रहेगी वहां पर बनेगी लो कोन। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, आप ऐसे ध्यान में रखिए। बट थर्ड इज एक्चुअली इनकरेक्ट, और वैसे भी 1 और 2 आपका करेक्ट हो गया, 1 और 2 करेक्ट हो गया, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा थर्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं आपको बताता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, बट फर्स्ट के बारे में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सेकंड के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। जब ये डाउट आप पूरी तरह से एलिमिनेट कर लोगे तो आपके पास राइट आंसर मारना उतनी डिफिकल्टी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपके लिए कठिन हो सकता है, बट फर्स्ट और सेकंड को चूंकि आप ऑलरेडी ये कर चुके हो कि फर्स्ट सही है और सेकंड भी सही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही एक ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ मियांडर्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आइए, तो मियांडर्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मियांडर्स आर लूप लाइक पैटर्न्स दैट डेवलप ओवर फ्लड। बिल्कुल सही बात है, ये लूप लाइक पैटर्न्स होते हैं इस तरह से, सांप के जैसे। तो फर्स्ट इज एक्चुअली राइट। फिर देखिए आपका, देर इज एक्टिव डिपोजिशन अलोंग द कॉन्वेक्स बैंक एंड इरोजन अलोंग द कॉन्केव बैंक। अब ध्यान देख दीजिए इसमें, फर्स्ट तो आपका करेक्ट है। अब ये क्या बोला, देर इज एक्टिव डिपोजिशन अलोंग द कॉन्वेक्स बैंक। जैसे ये हो गया आपका कॉन्वेक्स बैंक, तो यहां पर बोल रहा है डिपोजिशन होगा, और ये मतलब इधर साइड होगा डिपोजिशन और इधर साइड होगा इरोजन। ठीक है, तो एक्चुअली दोस्तों एक्चुअली इसका गलत, इसका अपोजिट होता है। हमेशा याद रखिए, कॉन्वेक्स बैंक पर होगा इरोजन, मिएंडर कॉन्वेक्स इरोजन, मिएंडर कॉन्वेक्स इरोजन, मिएंडर कॉन्केव, मिएंडर कॉन्केव डिपोजिशन, मिएंडर कॉन्केव डिपोजिशन, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, मिएंडर कॉन्वेक्स इरोजन, मिएंडर कॉन्केव डिपोजिशन। और फिगर नहीं भी समझ आ रही है फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं। फिर थर्ड देखिए, कट ऑफ लूप्स एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर कॉल्ड ऑक्सबाउ लेग्स। बिल्कुल, ये जो मिएंडरिंग लूप है, ये अगर कट जाता है आपस में से जुड़ जाता है गोल गोल, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबाउ लेग्स। ठीक है, तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 ओनली। ये सारे जो चीज़ें ये हम लोगों ने याद किया हुआ कि डिपोजिशन किसके अलोंग होगा, डिपोजिशन होगा कॉनकेव के अलोंग। ठीक है, और कॉन्वेक्स के अलोंग क्या होगा, इरोजन। तो अभी याद करके चलिए उसको। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और 30 में विथ रेफरेंस टू ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म, तो ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म सर्क के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए,
सर के बारे में जैसे बोल रहा है, सर इज बेसिकली वी शेप्ड डिप्रेशन। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ग्लेशियल जो डिप्रेशन होती है वो यू शेप होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर फर्स्ट देखिए, मतलब ऐसे सेकंड पर नहीं जाना चाहिए, फर्स्ट पर ही जाना चाहिए, लेकिन जैसे वी शेप दिखा तो इसको तो काट ही दीजिए, ठीक है। फिर देखिए, दे आर डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रब्स और बेसिन्स विथ वेरी स्टीप कॉनकेव्स टू वर्टिकली ड्रॉप हाई वॉल्स एट इट्स हेड एज वेल एज साइड्स। बिल्कुल यू शेप वैली का दोस्तों ये डिफिनेशन दे रहा है, इस टाइप की ये वैली होते हैं यू शेप। तो वही बोला, दे आर डीप लॉन्ग एंड वाइड। डीप होती है, ठीक है, लॉन्ग होती है और वाइड होती है दोस्तों, तभी तो यू बनेगा, नहीं तो वी बन जाएगा ना। फिर देखिए, एज ग्लेशियर्स कैन ओनली ओरिजिनेट अबव द स्नो लाइन, स्टडिंग द लोकेशन ऑफ प्रेजेंट डे सर्क्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन पास्ट ग्लेशिएशन पैटर्न्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले के जो सर्क हैं वो जहाँ पर भी बने हैं, मान लो आज वहाँ पर ग्लेशियर नहीं है लेकिन कभी ना कभी वहाँ पर ग्लेशियर रहे होंगे, तो इससे हम लोग क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स स्टडी करने में हेल्प तो हो ही जाएगी। तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है विच इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा 30 का बी, जो कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि और सर की बेसिकली वी शेप डिप्रेशन, ये गलत है, सर की बेसिकली यू शेप डिप्रेशन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। सर को दोस्तों कौरी भी बोलते हैं। अब ये सारा चीज अगर कौरी लिख करके आ जाए तो भी आपको वही आंसर मारना है। देखिए, सर बाउल शेप डिप्रेशन कार्व्ड आउट ऑफ माउंटेन, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है सर्क, एरेटे, पिरामिडल पीक्स, टार्न। अब बोल रहा है इसमें ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं दोस्तों, सारे के सारे हैं। सर्क भी ग्लेशियल इरोजनल मैंने आपको बताया यू से, एरेटे, एरेटे और हॉर्न। जैसे ये हो गया आपका एरेटे, और इसको थोड़ा सा और काट दिया जाए, ठीक है, इस टाइप से हो जाए तो ये हो गया हॉर्न, ठीक है। फिर पिरामिडल पीक हो गए, पिरामिड के जैसी हो जाती है वो भी आपका ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म ही है, और टार्न भी ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म ही है। चलिए मैं आपको इसको पिक्चर में दिखाता हूँ। राइट आंसर इसका है 31 का डी। इसको फिगर में देखिए, देखिए ये है यू शेप वैली, जिसको कौरी भी बोलते हैं या सर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये है पिरामिडल पीक, फिर ये देखिए ये है एरेटे, ये तो चलो पूरा ग्लेशियर ही है। टार्न होता है दोस्तों ग्लेशियर लेक जो छोटा सा बन जाता है, ठीक है, माउंटेन लेक, उसको टार्न बोलते हैं। तो आप समझ गए, ये सारे ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू विंड इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म के इवोल्यूशन में विंड से रिलेटेड स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है दोस्तों। बोल रहा है एडीज, वर्ल्ड विंड्स, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, डाउन ड्राफ्ट आर इट्स फीचर्स। तो देखिए विंड से जो इरोजन्स यानी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उसमें एडीज है, वर्ल्ड विंड्स है, अप ड्राफ्ट्स, डाउन ड्राफ्ट्स, ये सब टाइप ऑफ फीचर्स हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड है उससे, तो फर्स्ट एक्चुअली राइट। फिर देखिए, लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस रॉक्स इज कॉल्ड एब्रेशन। दोस्तों एक्चुअली इसको एब्रेशन नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। ये जो डिफिनेशन दिया है ना, ये डिफ्लेशन है। एब्रेशन मैंने आपको ऊपर बताया था, एब्रेशन बोलते हैं फ्रिक्शन से जो छिल जाता है ऊपर का सरफेस, उसको एब्रेशन बोलते हैं। तो सेकेंड इज एक्चुअली रॉन्ग। सेकेंड अगर रॉन्ग है तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ऑल ऑफ द एबव हटा दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनीवेज फिर भी देख लेते हैं। टोरेंशियल रेन हेल्प्स इन रिमूविंग वेदर डेब्री। बिल्कुल सही बात है। टोरेंशियल मतलब वो जिसको मूसलाधार बारिश बोलते हैं, भोजपुरी में इसको बोलते हैं छपनो कोट बरसता। तो वो छपनो कोट जब बरसता है, चाहे मूसलाधार बारिश जब हो रही है, और व्हेन इट इज हैविंग टोरेंशियल रेन, देन द वेदर्ड मटेरियल विल बी रिमूव्ड। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो थर्ड इज ऑल्सो राइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। तो देख लीजिए, आपको पता होगा एडीज करंट जो उसमें आपको देखने को मिलता है ना फिजिक्स में, एडी करंट कहाँ देखने को मिलता है, ट्रांसफार्मर में। वैसा ही आपका इधर भी यानी डेजर्ट्स में भी देखने को मिलता है। फिर वर्लफूल, वर्लफूल वो भी वर्लविंड से रिलेटेड, अपड्राफ्ट
अपवर्ड करंट ऑफ एयर, डाउन ड्राफ्ट डाउनवर्ड करंट ऑफ एयर। तो ये सारा चीज़ जो है, चलिए फिर देखिए लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ रॉक इज कॉल्ड डिफ्लेशन। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पेडिमेंट्स। ठीक है, अब बता रहा है कि पेडिमेंट्स आर कॉनकेव, यहाँ पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, तो जो करेक्ट है वो हमको नहीं चूज करना, जो इनकरेक्ट है वो चूज करना है। तो पेडिमेंट्स आर कॉनकेव इन शेप, बिल्कुल सही बात है, इस तरह से रहता है पेडिमेंट्स। ठीक है, और पेडिमेंट्स आर लिमिटेड टू एरिड रीजन्स। दोस्तों ऐसा नहीं है, पेडिमेंट्स एरिड सेमी एरिड एरियाज में हो सकता है, बट और भी जगह पर हो सकता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। फिर देखिए पेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ए मेजर टेक्टोनिक साइकिल्स। ये जो बोल रहा है ना, ये इसको बोलते हैं पेडी प्लेन। पेडी प्लेन क्या होता है, जैसे ये माउंटेन बन गया, प्लेटू बन गया, सब कुछ बन गया, यानी कि बहुत सारे क्या इरेगुलरिटी आ गए। अब इस टेक्टोनिक साइकिल के शुरुआत में, इस टेक्टोनिक साइकिल के अंत तक क्या होंगे, ये सारा माउंटेन प्लेटू सब रेगुलर हो जाएगा दोस्तों, लगभग लगभग फ्लैट हो जाएगा, लगभग लगभग फ्लैट। उसी बोलते हैं ना पेडी प्लेन, लेकिन नॉट पेडीमेंट। तो पेडी प्लेन आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मेजर टेक्टोनिक साइकिल। तो इट इज ट्राइंग टू कंफ्यूज यू विथ पेडी प्लेन। तो थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट, यहीं से इनकरेक्ट इसको मार दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए gently inclined rocky floors close to the mountains at their root with or without a thin cover of debris are called pediments। तो यानी माउंटेन के बेस पर, जैसे एक ये माउंटेन है और एक ये माउंटेन है, तो ये वाला जो बेस हो गया ना, ये कैसा हो रहा है, कनकेव हो गया, हो गया नहीं कनकेव। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेडिमेंट। अब यहाँ पर कुछ आपके डेबरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसी को पेडिमेंट बोलते हैं, इसको पेडी प्लेन नहीं बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इन डेजर्ट रीजन। ठीक है, तो जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स डेजर्ट रीजन में होते हैं उनसे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पूछ रहा है ट्रांसवर्स ड्यून्स आर अलाइंड पैरेलल टू द, देखिए ट्रांसवर्स के नाम में ही परपेंडिकुलर है। एक दो दोस्त हैं, एक का नाम था परपेंडिकुलर और एक का नाम था टेंजेंट। ठीक है, दोनों दोस्त क्या करते थे, दोनों दोस्त मूवी बनाते थे, और उस मूवी का नाम क्या था, परपेंडिकुलर और टेंजेंट नाम के दो दोस्त मूवी बनाते थे बचपन से ही, और उस मूवी का क्या नाम था, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर। फिर देखिए पैराबोलिक ड्यून्स आर कंपैरेटिवली मच वाइडर देन बर्चन्स। तो बेसिकली दोस्तों बर्चन्स जो होते हैं वो बहुत वाइडर होते हैं पैराबोलिक ड्यून से, पैराबोलिक ड्यून्स थोड़े छोटे ही होते हैं, नैरो होंगे वो। ठीक है, सेकेंड इज इनकरेक्ट। फिर देखिए लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आर फाउंड व्हेन द सप्लाई ऑफ सैंड इज नॉट रिच, व्हेन सप्लाई ऑफ सैंड इज स्कैर्स, तब जाके लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं। थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इसका आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों, हालांकि ये यूपीएससी से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, बट परपेंडिकुलर और टेंजेंट ये दोनों दोस्त कौन सी मूवी बनाए हैं इन लोगों ने। देखिए लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आर फाउंड व्हेन द सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर, जब कम सप्लाई होता है तब जाकर के लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं, और जब ज़्यादा सप्लाई होता है सैंड का तो ट्रांसवर्स ड्यून्स बनते हैं। ट्रांसवर्स ड्यून्स जो होंगे विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स विंड डायरेक्शन के पैरेलल होंगे। तो चलिए 34 हो गया। देखिए नेचुरल लेविस किससे एसोसिएटेड है, ये रिवर से एसोसिएटेड है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना, जो जैसे नदी जा रही है, नदी जा रही है तो नदी अपने किनारे किनारे पे ऐसे बैंक जैसा बना देती है, उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल लेविस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली एसोसिएटेड विद द रिवर्स, नेचुरल लेविस एसोसिएटेड विद द रिवर्स।
ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस सबसे पहले इसको काट दीजिए। सर्क ग्लेशियर, एस्कर्स अगेन ग्लेशियर, प्लायाज ये हो गया आपका इंटरमाउंट डेजर्ट का, ठीक है, बट रिवर से उसका रिलेशन कुछ भी नहीं है, तो इन सबको काट दिया। ऑप्शन बचा एलुवियल फैन, बिल्कुल रिवर जब ऊपर से अचानक नीचे आते तो रिवर एलुवियल फैंस बनाती है। डेल्टाज जब रिवर समुद्र में मिलने वाली होती है तो अपने मुहाने पर, माउथ ऑफ द रिवर पर वो डेल्टाज बनाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, 36 का ए इज द राइट आंसर। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल CSE विथ आनंद मोहन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं कर दूंगा, ठीक है। अगर आप UPSC एग्ज़ाम के लिए सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप नहीं हैं तो आपसे मैं क्यों बात करूं, बट अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे सीरीज के साथ मैंने हिस्ट्री के सारे MCQs ऑलरेडी डाल दिए हैं और अभी ज्योग्राफी का चल रहा है, और आगे दूसरे सब्जेक्ट से भी MCQs आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इस सीरीज के साथ आप एकदम चिपक जाइए, अटैच हो जाइए, एंगेज हो जाइए, ठीक है। तो फिर मैं आपको अवार्ड दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, सम्मान करूंगा आपका। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।